डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बीकॉम फाइनल ईयर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंतर्गत हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग। कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग देखने से पहले पिछले वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस समझाया था। आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिटर्न अर्निंग्स होती क्या है। जहाँ तक रिटर्न अर्निंग्स का सवाल है, यानी प्रतिधारित अर्जनों की लागत का सवाल है, कि जो कंपनियां जितनी कॉस्ट लगाती है, जितनी प्रतिधारित इन्वेस्टमेंट करती है, उससे वापस क्या निकल के आता है। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि प्रत्येक कंपनी अपने कर पश्चात लाभों को पूर्ण रूप एक अंशधारियों में नकद लाभांश के रूप में वितरित न करके इन लाभों का एक हिस्सा वितरित करती है। जो टोटल जो प्रॉफिट कमाते हैं उसका एक हिस्सा, और शेष भाग को व्यवसाय में ही प्रतिधारित करते हैं। जो पैसा कमाया वापस बिजनेस में ही इन्वेस्ट किया जाता है। इस प्रकार प्रति वर्ष कंपनी इस साधन से वित्त पूर्ति के लिए पर्याप्त कोषों का निर्माण करती है, जिससे कैपिटल ग्रो होती है। यद्यपि कंपनी को इन कोषों के प्रत्येक प्रत्यक्षतः कोई लागत नकद में नहीं चुकानी पड़ती, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह पूंजी लागत रहित है। यदि कंपनी अपने संपूर्ण लाभों को नकद में वितरित कर देती है तो इन कोषों का निर्माण नहीं करती, तो अंशधारी प्रायः राशि को किसी अन्य कार्य में विनियोजित कर देते हैं जिससे उसका लाभ प्राप्त करते हैं। अतः प्रत्येक अंशधारी इन प्रतिधारित अर्जनों पर कंपनी से उतनी आय की अपेक्षा करता है जितनी उसे प्राप्त होने पर वैकल्पिक विनियोग से प्राप्त होने वाली आय से वंचित रहना पड़ता है। अतः वंचित या त्यागी गई आय को प्रतिधारित अर्जन कहते हैं। किंतु यहाँ तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहला तो यह कि अंशधारी को प्राप्त लाभांश की राशि पर व्यक्तिगत आय कर लागू होने से आय देना पड़ता है। दूसरी बात यह कि लाभ के विनियोजन पर अंशधारियों को दलाली के रूप में कुछ व्यय करना पड़ता है। तीसरी बात यह कि लाभांश के वितरण के फलस्वरूप अंशधारियों द्वारा पूर्व धारित अंशों के वितरण में मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो ओवरऑल बात यह है कि यदि कंपनी इन प्रकार से कुछ बचाए हुए पैसों में से अपने लाभ के हिस्से में से वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो उससे कुछ न कुछ कंपनी को फायदा होता है, लेकिन उसकी कॉस्ट आती है। अब प्रश्न ये आता है कि वो जो प्रतिधारित अर्जने हैं उनकी कॉस्ट निकाली कैसे जाए। तो उसका नीचे एक सूत्र दिया है के यानी कॉस्ट, आर मतलब रिटर्न अर्निंग, बराबर डी ब्रैकेट में 1 माइनस टी आई 1 माइनस बी। इस बी का मतलब प्रोग्रेस है, टी आई का मतलब व्यक्तिगत इनकम टैक्स की रेट से है। नीचे एम पी यानी मार्केट प्राइस 1 माइनस टी सी का मतलब टैक्स, जो दूसरा वाला जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसकी बात की जा रही है, इनटू 100। इस प्रकार से रिटर्न अर्निंग निकाली जा सकती है। रिटर्न अर्निंग यदि प्रतिधारित अर्जन है वह आय होती है जो कंपनी अपने कुल लाभ में से कुछ भाग बचाकर अंशधारियों को लाभांश देने के बाद, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देने के बाद जो बच जाता है उसे वापस जब व्यवसाय में लगाया जाता है जिससे कंपनी की कैपिटल ग्रो होती है, उसे प्रतिधारित अर्जने कहते हैं। उनकी लागत निकालने की बात हो रही है। ठीक है, के आर बराबर डी पी, के आर बराबर, एक मिनट, के आर बराबर डी 1 माइनस बी इंटू एम 100 बट्टा एम पे। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, निम्न सूचना के आधार पर प्रतिधारित अर्जनों की लागत ज्ञात कीजिए। 7 नंबर के प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो उस हिसाब से इसको तैयार करना है। इसमें लिखा है डिविडेंड पर शेयर है 9 रुपये, पर्सनल इनकम टैक्स की रेट है 25%, पर्सनल कैपिटल गेन की रेट है 10% और मार्केट प्राइस है 100 रुपये। तो सूत्र जो पिछले पेज में भी दिखाया था उसी सूत्र को यहाँ काम में लिया गया है। डी बराबर 1 माइनस टी आई बट्टा एम पी इंटू 1 माइनस टी सी इंटू 100। तो डी यानी डिविडेंड रेट, तो डिविडेंड रेट आई 9 रुपये, 1 का मतलब 1 से टी आई टैक्स रेट 25% है, तो 1 में से 25% गया तो पीछे बचा 75%। 75% को 9 से गुणा किया तो आया 6.75। क्लियर। और नीचे मार्केट प्राइस 100 रुपये दी गई है, यानी मार्केट प्राइस 100 रुपये। 1 माइनस जो पर्सनल कैपिटल गेन की रेट है वो 10% है, तो 1 में से 10% घटाया तो पीछे बचा 90%। 90% को 100 से गुणा किया तो हुए 90। अब 6.75 को 100 से गुणा करके 90 का भाग लगाएंगे तो आएगा 7.5। तो 7.5 कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग है। ये इस प्रकार से आपको समझनी होगी।
निम्न समकक्ष की सहायता पर लागत ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले में और इसमें फ़र्क हो गया। इसमें क्या हुआ, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, पर्सनल इनकम टैक्स की रेट दी गई है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, और ब्रोकरेज और इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो जो भी ब्रोकरेज वगैरह दिया हुआ होता है वो भी अलग से घटाया जाता है। ऊपर वाला तो एज इट इज़ है, ब्रोकरेज यहाँ पे 2% है, तो ये ब्रोकरेज जो 2% दी है, ये 2% ब्रोकरेज यहाँ घटाई है। टैक्स की रेट 25% थी, ये 25% वैसे ही घटी। बाकी एज इट इज़ है। डिविडेंड की रेट 15%, ये 15 1 माइनस टी 25%, ये ब्रोकरेज 2%, एक में से 2% गया तो पीछे बचा 98%। 98% इस एक में से 0.25 गया तो ये बचा 0.75%। तो 0.75 को गुणा करेंगे 0.98 से, ठीक है ना, और उसको गुणा करेंगे 15 से। ये पूरा कैलकुलेशन करके उसमें 110 का भाग लगाएंगे। 15.75 0.98 इंटू 100 बटा 110, मार्केट प्राइस 110 परीक्षा में प्रश्न में दी गई है, 110, तो ये आएगा 10.02। इस प्रकार से रिटर्न अर्निंग की कॉस्टें दो प्रकार से निकाली जा सकती है, एक विदाउट ब्रोकरेज और एक विथ ब्रोकरेज। अगर ब्रोकरेज है तो वो 1 माइनस बी हो जाएगा, नहीं है तो सीधा सीधा इनकम टैक्स की रेट और पर्सनल रेट के आधार पर निकल जाएगा। क्लियर। इन चारों विधियों को करने के बाद में इस चैप्टर में आगे बचती है हमारी भारित औसत विधि। भारित औसत विधि में वेटेड एवरेज मेथड जिसको बोलते हैं, पूंजी की भार युक्त औसत विधि, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका बड़ा प्रश्न आता है 15 नंबर का। इसको ढंग से एक बार वेटेज मेथड को देख लेते हैं, इसको आप तैयार करें। ये वेटेज का प्रश्न है जिसमें चारों कॉस्ट शामिल होगी, डेब्ट भी शामिल होगा, प्रेफरेंस भी शामिल होगा, रिटर्न अर्निंग भी शामिल होगा और इक्विटी भी शामिल होगी। एक उदाहरण दिया है, एबी लिमिटेड का पूंजी ढांचा विशिष्ट साधनों के कर पश्चात लागत इस प्रकार है। डेब्ट दिया है 3 लाख, एक सेकेंड, डेब्ट दिया है 3 लाख, प्रेफरेंस दिया है 2 लाख, इक्विटी दी है 4 लाख, रिटर्न अर्निंग दिया 1 लाख, टोटल आपका 10 लाख। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसी चैप्टर में हमने देखा है। तो उत्तर दिया है इसने, डेब्ट का 4.77, प्रेफरेंस का 10.53, इक्विटी का 14.59, रिटर्न अर्निंग 14%। अब इसको वेटेज से करना है। तो दो तरीके से इसको किया जा सकता है। कौन से दो तरीके हैं मैं आगे चल के अगले पेज में दिखाता हूँ आपको। पहला मेथड तो ये है, चारों की नाम यहाँ दिए गए हैं, ये इतना तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन। अब यहाँ वेट हम दे रहे हैं। वेट हम कैसे दे रहे हैं कि इन सब की टोटल लगाते हैं तो ये टोटल 10 लाख आती है। 10 लाख में से 3 का हिस्सा तो 0.3, 10 लाख में 2 का हिस्सा तो 0.2, 10 लाख में 4 का हिस्सा तो 0.4, 1 का हिस्सा 0.4। अब ये भी प्रश्न में दिया गया है, ये वाला सारा, ये ऐसे नहीं दिया गया है, ये उस तरह से दिया हुआ है। आप इसको बैक जाके देखेंगे तो ये 4.37, 10.53 ऐसे दिया हुआ है, बट इसने 100 का भाग लगा दिया इसमें। तो अब जो इसका आया है 0.3, 0.2, 0.4, 0.1, इसको इससे गुणा किया तो ये आया, इसको इससे गुणा किया तो ये आया, इसको इससे गुणा किया तो ये आया, इसको इससे गुणा किया तो ये आया। इन सब की टोटल लगाई तो ये आया। टोटल आया आपका 10.773। टोटल कॉस्ट थी आपकी 10 लाख। 10 लाख को 10.773 से गुणा किया तो आपका नेट निकलेगा 1,07,703। ये तो हुआ पहला तरीका। इसी को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अगर करना चाहें तो नीचे देखिए, दूसरे तरीके से वापस करके दिखाया कि आपकी ये तो है सारी कॉस्ट जो परीक्षा में पेपर में दी गई है। ये आफ्टर टैक्स रेट आपको दी गई है, इसको इससे सीधा गुणा कर लीजिए, 14,703 आ गया। इसको इससे सीधा गुणा कर लीजिए, 21,060 आ गया। 4 लाख को 14 पॉइंट इससे कर लीजिए, 58,360 आ गया। इसको इससे गुणा कर लीजिए, इसकी टोटल लगा लीजिए, ये आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चारों की वेटेड मेथड से हो गया। बहुत सरल है, बहुत आसान है। चारों आपको दिए गए हैं, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए एक बार वापस देखिए, ये जैसे प्रश्न था, इस प्रश्न में ये रेट दी गई थी 3 लाख। 3 लाख को 4.77 से गुणा कर लीजिए, 2 लाख को 10.53 से गुणा कर लीजिए,
4 लाख को 14.59 से गुणा कर लीजिए, 1 लाख को इससे गुणा कर लीजिए, गुणनफल का जो टोटल आता है उसकी टोटल लगा लीजिए, वही आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाएगी वेटेड मेथड से। शॉर्ट एंड स्वीट तरीका। तो इस पूरे चैप्टर में आज चौथा वीडियो है मेरा। 4 दिन से मैं समझा रहा हूँ। पहले मैंने कॉस्ट ऑफ डेप्ट को समझाया, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस को समझाया, फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी को समझाया, फिर कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग को समझाया। आज चारों को मिक्स करके वेटेड मेथड को समझा रहा हूँ। तो आप इसको ढंग से तैयार करें। परीक्षा में, इस चैप्टर में से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझाएंगे, एक इलस्ट्रेशन ही मैंने लिया है, तो आप इसको तैयार करें। और बाकी अब जो कुछ भी है, क्लासेस शुरू हो गई है, आप लोग नियमित रूप से क्लास में आइए, बाकी का अपन क्लास में समझाएंगे। धन्यवाद।